इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमने डिस्कस करे थे विद एग्जांपल। आज जो हम ऑपरेटर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे कि आप जानते हो कि ऐसा ऑपरेटर जिसका यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाए, ऐसा ऑपरेटर जिसका यूज अर्थमेटिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस डिवीजन, इस तरीके की कैलकुलेशन करने के लिए जिस ऑपरेटर का यूज किया जाए उसे क्या कहते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। तो आप देख पा रहे हो ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही होगी। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आप डिफरेंट टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर देख पा रहे हो। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस डिवीजन, परसेंटेज साइन जो है वो क्या हो गया? मॉडुलस डिवीजन। इसके अलावा जो हमने पीछे पढ़े हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी हम अर्थमेटिक की कैटेगरी में ले सकते हैं, हालांकि हम उनको जो है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आप ये जो देख पा रहे हो ये जो ऑपरेटर्स है, ये फिर ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है इन सब के साथ आपने क्या लगा रखा है? इक्वल साइन लगा रखा है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रखा है, इसलिए आप इनको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर या मिक्स्ड मोड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिक्स्ड मोड असाइनमेंट ऑपरेटर। मिक्स्ड मोड सर इंक्रीमेंट में इक्वल नहीं है। इंक्रीमेंट में इक्वल नहीं लगता, ठीक है। इंक्रीमेंट में इक्वल, सॉरी ये मैंने गलती से दे दिया, सही पकड़ा भाई महेश ने, वेरी गुड महेश, थैंक यू सर। भाई कहने का मतलब इंक्रीमेंट के अंदर जो है ना आपका ये इक्वल साइन नहीं है, ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन एंड मॉडुलस डिवीजन इक्वल। These operators are called mixed mode assignment operator, mixed mode assignment operator, or we can say that compound assignment operator। हम इनको compound assignment operator भी कह सकते हैं या mixed mode assignment operator भी कह सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये तो हमने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में देख लिए कि भी किस तरीके से ये ऑपरेटर कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप अगर एग्जाम्पल को ढंग से देखेंगे तो आप देखोगे कि आपने यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल ले रखे हैं इंटीजर टाइप के, जे, के, पी, क्यू, आर, एस, टी। आपने यहाँ पर दो वेरिएबल जो जे और के लिए थे, इनिशियल जो वेरिएबल लिए थे, उनके अंदर आपने 5 और 2 वैल्यू स्टोर करवा दी। अब आप सबसे पहले क्या ले रहे हो? नेक्स्ट वेरिएबल पी का यूज कर रहे हो रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए। तो आपने यहां पर क्या किया? P इज इक्वल टू जे प्लस के। तो P इज इक्वल टू जे प्लस के आपको पता है कि J के अंदर वैल्यू कितनी है? 5 है, और K के अंदर वैल्यू कितनी है? 2 है। तो आपको पता है 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 7। 7 किस में चला जाएगा? P में चला जाएगा। और यहाँ पर जो हम प्रिंट कर रहे हैं कि P इज इक्वल टू P की वैल्यू, तो आपको पता है आपका आउटपुट क्या आएगा? P इज इक्वल टू 7 आएगा। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट वेरिएबल लिया Q रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए। यहाँ पर आपने Q के अंदर वैल्यू स्टोर करोगे, आपने लिखा J इज इक्वल टू K माइनस J माइनस 1, J माइनस K। J माइनस K का मतलब है J की वैल्यू 5 है और K की वैल्यू 2 है, तो 5 माइनस 2 क्या हो गया? आपका 3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ Q के अंदर क्या चला गया? 3 चला गया। और यहाँ पर आप जो आउटपुट प्रिंट करवा रहे हो Q इज इक्वल टू Q की वैल्यू, तो Q इज इक्वल टू क्या प्रिंट हो जाएगा? Q की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से आपने यहाँ पर लिखा है J मल्टीप्लाई K, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2। 5 मल्टीप्लाई 2, K की वैल्यू 2 है, तो 10 किस में चला गया? R में चला गया। और यहाँ पर आप प्रिंट करो R इज इक्वल टू R की वैल्यू, तो R इज इक्वल टू क्या प्रिंट हो गया? 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद में आप नेक्स्ट R यूज कर लिया, अब नेक्स्ट वेरिएबल S यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर S के अंदर क्या स्टोर करवा रहे हो? J डिवाइड बाई K। J डिवाइड बाई K का मतलब हो गया आपका 5 डिवाइड बाई 2। क्या हो गया आपका? 5 डिवाइड बाई 2। और डिवाइड का अपना एक रूल है,
5 डिवाइड बाई 2, वैसे तो आपको पता है 5 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5 आता है। क्या आता है 2.5 आता है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली क्या आता है 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। बट अगर हम लैंग्वेज की बात करें, प्रोग्रामिंग की बात करें, तो यहाँ पर देखो जे किस टाइप का है, जे किस टाइप का है, जे जो है वो इंटीजर टाइप का है, और के किस टाइप का है, के भी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। और एक रूल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी क्या है इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर, ठीक है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हरी, अगर ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर है तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा आपको, हमेशा इंटीजर मिलेगा। तो आपको पता है कि ये 5 जे की वैल्यू 5 भी इंटीजर और के की वैल्यू 2 भी इंटीजर, तो 5 डिवाइड बाई 2 मतलब इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इससे तो 2.5 की बजाय क्या मिलेगा, 2.5 का कौन सा पार्ट रहेगा, इंटीजर पार्ट रहेगा, मतलब 2 किस में चला जाएगा, एस में चला जाएगा। अब आप में से किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये एस जो है ना, ये आपने यहाँ पर इंटीजर ले रखा है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि भाई जब 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5 आया, और 2.5 में से यहाँ s के अंदर जब स्टोर करवाया तो s किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था, इसलिए सर इसमें 2.5 स्टोर ना होकर के 2 हुआ है। अगर यहाँ पर आपके दिमाग में ये आ जाए कि सर अगर मैं यहाँ पर s को इंटीजर टाइप का न लेकर के किस टाइप का लेता, फ्लोट टाइप का लेता, तो हो सकता था कि जब मैं 5 डिवाइड बाई 2 करता तो 2.5 इसमें स्टोर हो जाता, अगर ये फ्लोट का होता। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रूल तो रूल होता है। मैंने अभी कहा अगर यहाँ भी इंटीजर और यहाँ भी इंटीजर, जे और के दोनों ही क्या है इंटीजर है, रिजल्ट हमेशा इंटीजर मिलेगा, चाहे आप उसका रिजल्ट है आप चाहे एस को क्या बना लेते, फ्लोट टाइप का बना लेते, तो भी ये 2.5 स्टोर न करके 2.00 स्टोर करता। क्या स्टोर 2.0 स्टोर करता, क्यों, क्योंकि रूल तो वही होगा, इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। अब चाहे जो रिजल्ट आ रहा है आप उसको फ्लोट में स्टोर करो तो भी इंटीजर ही यहाँ से जाएगा। वो बात दूसरी, आप फ्लोट टाइप के वेरिएबल में जब इंटीजर को स्टोर कराओगे इंटीजर रिजल्ट को, तो वो पॉइंट की फॉर्म में दिखाएगा 2.00 करके, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए s की वैल्यू जो है 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 ना करके 2 आएगी, इसीलिए s इज इक्वल टू s की वैल्यू में यहाँ पर क्या आ रहा है, s इज इक्वल टू 2 आ रहा है। उसके बाद है मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर। मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर t इज इक्वल टू j मॉडुलस डिवीजन के। आपको पता है कि ये जो परसेंटेज का जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। इसका मतलब ये हुआ कि j जो है वो 5 है, j जो है वो क्या है 5 है, j जो है वो क्या 5 है। उसके बाद में ये मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर और फिर क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, इसीलिए t के अंदर क्या जाएगा रिमाइंडर 1 जाएगा। और जब यहाँ पर प्रिंट करेंगे t इज इक्वल टू t की वैल्यू, तो आउटपुट आएगा आपका t इज इक्वल टू t की वैल्यू 1। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा आपके, क्लियर है, यस और नो? सर मॉड्यूलस डिवीजन वाला बताना है बस। मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर बेटा ऐसा है कि जैसे आप ये जैसे 5 है और आपने मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर, मॉडुलस डिवीजन परसेंटेज का साइन होता है, और आप 2 से डिवाइड करते हो, तो आपको अगर डिवीजन आता है तो आप जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप मुझे ये बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, महेश बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये डिवीजन रिमाइंड कितना है, ये क्या यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, ये की वैल्यू है 5 मॉडुलस डिवीजन 2, तो ये क्या देगा 1 देगा, 1 किस में स्टोर हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ करें इक्वल टू t की वैल्यू, तो t इज इक्वल टू क्या प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन अरिथमेटिक में? नो सर। क्लियर है? नो सर, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये ऑपरेटर मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। अगला ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि इसको पहले पढ़ लेते हैं, क्या दिया है, ए रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये कह रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, दो वैल्यूज को क्या करता है कंपेयर करता है, टू
टू वैल्यूज को क्या करेगा, कंपेयर करेगा और फिर उनके बीच में क्या करेगा, रिलेशनशिप को डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा। अब ये यहाँ पर बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू रिटर्न्स ट्रू इफ टू ऑपरेंड्स आर अनइक्वल। ये कह रहा है कि ये जो सिंबल है, ये जो ऑपरेटर है जिसको हम नॉट इक्वल टू बोलते हैं, ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। ट्रू रिटर्न करेगा यदि दोनों ऑपरेंड क्या हो, इक्वल ना हो। इसके बाद में एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में नहीं आएगा तो क्लियर कर दूंगा। रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद में दिया रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर टू वैल्यूज आर इक्वल, वेदर वन वैल्यू इज ग्रेटर देन अनदर एंड सो फॉर। ये क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो दो वैल्यूज के बीच में या दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशनशिप चेक करता है। किस तरीके से कि पहली वैल्यू दूसरे की इक्वल है या नहीं, पहली वैल्यू दूसरे से बड़ी है, छोटी है, बराबर है, बड़ी या बराबर है, छोटी या बराबर है, या ये सारी चीजें जो है वो चेक करता है। तो ये काम किसका है, रिलेशनल ऑपरेटर का काम है। अब हम देख लेते हैं कि भाई रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर टेबल में अभी आपको 3 ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे हैं, बाकी आगे दिए हुए। तो सबसे पहले जो साइन दिया हुआ है वो कौन सा साइन दिया हुआ आपको, डबल इक्वल दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू। जिसको हम क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू। इसको हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू। ये इज इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है। ये हमेशा क्या चेक करता है, चेक इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मैंने डबल इक्वल साइन यूज किया इसको हम इज इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। ये चेक करता है कि जिन दो ऑपरेंड पर इस ऑपरेटर को अप्लाई किया गया है वो दोनों वैल्यूज, मतलब जिन दो वैल्यूज पर ये ऑपरेटर अप्लाई किया गया है वे दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं है। मतलब ये इक्वलिटी को चेक करता है दो वैल्यू की। अगर दोनों इक्वल है तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा ट्रू और फॉल्स में, मतलब बूलियन रिजल्ट देते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट करेंगे। तो ये इज इक्वल टू ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट कब देगा, जब दोनों वैल्यूज इक्वल होगी, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगला जो सिंबल है वो नॉट इक्वल टू है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। ये क्या हो गया आपका, नॉट और उसके बाद में इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है ये क्या करता है, चेक इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेटर्स आर इक्वल और नॉट, इफ वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन बिकम्स ट्रू। अब देखो इसमें क्या है, वो तो इक्वलिटी को चेक कर रहा था कि क्या दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तब तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और यहाँ पर ये क्या चेक करेगा, नॉट इक्वलिटी चेक करेगा कि दोनों नॉट इक्वल है या नहीं है। तो नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या कहता है, इसका जस्ट उल्टा है इज इक्वल टू का। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर चेक करेगा नॉट इक्वलिटी को, मतलब अगर दोनों वैल्यू एक दूसरे से इक्वल नहीं है तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद में आपका अगला ऑपरेटर, ये जो सिंबल है ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये क्या करेगा, देखो चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। सिंपल सी बात है कि दो ऑपरेंड पर या दो वैल्यू के बीच में आपने ग्रेटर देन लगा दिया, तो एक लेफ्ट साइड वाली वैल्यू और एक राइट साइड वाली वैल्यू है, बीच में क्या लगा है, ग्रेटर देन सिंबल लगा है, ऑपरेटर लगा है। तो चेक करेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिख दूं 3 ग्रेटर देन 2, तो लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में क्या है, 2 है। तो चेक करेगा कि 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है या नहीं है, बड़ा है या नहीं है। अगर लेफ्ट वाला जो है राइट वाले से ग्रेटर है तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इन द सेम वे लेस देन, ये ऑपरेटर कौन सा हो गया, इसको हम बोलते हैं लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर भी सेम चेक करेगा कि लेफ्ट वाला जो ऑपरेटर वैल्यू जो है वो राइट वाली वैल्यू से छोटी है या नहीं है। अगर लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से छोटी है तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं, देखो इसमें जो है ना, आप देख रहे हो कि इसमें जो है ना, ये जो ऑपरेटर है इसमें दो ऑपरेटर यूज हुए हैं, एक तो ग्रेटर और एक इसके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर और लगा हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका ऑपरेटर काम क्या होगा, इसमें दो ऑपरेटर दिए तो ये दो काम करेगा।
सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि जो पहली वाली वैल्यू है वो दूसरी वाली वैल्यू के ग्रेटर है या नहीं है। दूसरा ये चेक करेगा कि पहली वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। मतलब ये दो चीजें चेक करेगा ये ऑपरेटर। क्या चेक करेगा कि पहली वाली वैल्यू जो है वो दूसरी वाली वैल्यू के ग्रेटर है या नहीं है। उसके अलावा फिर इक्वल सिंबल और दिया है, फिर ये चेक करेगा कि क्या पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। मतलब ग्रेटर और इक्वल दो कंडीशन चेक करेगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो मैं ये कहूं 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पर 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब ये मैंने ऑपरेटर यूज किया और यहाँ पर सपोज करो कोई वेरिएबल ले लिया x। अब सबसे पहले चेक करेगा कि क्या 3 ग्रेटर है 3 के, क्या 3 जो है वो 3 से ग्रेटर है। तो आप कहोगे नहीं, ये बात तो क्या है, रॉन्ग है। अच्छा, फिर ये दूसरा कंडीशन और चेक करेगा कि क्या 3 इक्वल है 3 के, तो आप कहोगे हाँ ये बात तो सही है। तो दोनों में से एक बात सही होगी ना, तो सही बात होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। x में क्या स्टोर हो जाएगा? ट्रू स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब एक कंडीशन ट्रू हो देगा, आउटपुट देगा। और इसी तरह हम सेम वाली कौन सा दिया लेस देन इक्वल भी करते हैं। ये दो कंडीशन वैल्यू दूसरी वैल्यू की लेस देन है या नहीं है और फिर इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद में आपके एग्जांपल दिया हुआ है, तो आपने कौन-कौन से अर्थ रिलेशनल ऑपरेटर दिए हैं। रिलेशनल ऑपरेटर आपका ए इज इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। तो ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मैंने एक m नाम की क्लास ले ली है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल ले लिए, हम सारे ऑपरेटर्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझे। तो जैसे मैंने ए बी डी ई, ठीक है, एफ जी और रिक्वायरमेंट होगी तो देख लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल यूज किए, एक तो 10 यूज कर लिया, ठीक है, और एक वेरिएबल यूज कर लिया बी जिसमें मैंने 5 वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। अब ये इस तरीके से मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी। अब यहाँ पर मैंने थर्ड वेरिएबल लिया सी और इसमें सबसे पहले लिया मैंने इज इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। और फिर मैंने अगला वेरिएबल लिया टी और इसके अंदर लिया इज इक्वल टू, फिर मैंने ले लिया नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ओके। फिर मैंने नेक्स्ट वेरिएबल यूज किया ई और इसमें ले लिया ग्रेटर देन ऑपरेटर, और फिर मैंने लिया अगला वेरिएबल एफ और उसमें ले लिया लेस देन ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल लिया जी, उसमें ले लिया मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसके बाद में वेरिएबल लिया एच, ठीक है, और इसमें ले लिया मैंने ए लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। तो आपका इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने सारे जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, 1 बाई 1 इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है आपको। किसकी? सी डी ई एफ जी एच की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, अगर आप चाहो तो अलग अलग में प्रिंट करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, जैसे सबसे पहले c इज इक्वल टू कॉन्केटिनेशन c की वैल्यू। अब देखो, आप ध्यान रखना कि ये प्रिंट एलन मेथड क्या करता है। आपने C++ के अंदर स्लैश n लगाया होगा। प्रिंट एलन मेथड क्या करेगा, ये c इज इक्वल टू c की वैल्यू प्रिंट करेगा और ln क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में कर्सर को पहुंचा देगा।
कहने का मतलब ये एक तरीके से लाइन को ब्रेक करेगा। प्रिंट एलन मेथड क्या करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा और कर्सर को कहाँ पहुंचाएगा, नेक्स्ट लाइन में पहुंचाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपने जैसे लिखा ठीक है। तो आपने इस तरीके से यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू, तो अगर हम इनकी स्टडी करें तो आप देख पाओगे कि सबसे पहले आपको क्या दिया है, सी इज इक्वल टू, सबसे पहले दिया ए इज इक्वल टू बी। ए क्या है, 10 है, फिर इज इक्वल टू है, फिर बी है, बी क्या है 5 है। तो यहाँ पर ये चेक करें कि क्या 10 इज इक्वल टू 5 है, क्या 10 5 के इक्वल है। आप कहोगे सर नहीं, ये तो रॉन्ग है, 10 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सॉरी मैंने यहाँ पर जो है ना ये जो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो हमेशा क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को तो मैं लेता हूँ इंटीजर टाइप का, ठीक है। और उसके बाद में ये सारे मैं किस टाइप के ले लेता हूँ, बूलियन टाइप के ले लेता हूँ। किस टाइप के ले लेता हूँ, बूलियन एक डेटा टाइप होता है, तो ये बूलियन टाइप के मैंने सारे वेरिएबल ले लिए। तो आपको पता है चेक किया, क्या 10 इज इक्वल टू 5, क्या 10 5 की इक्वल है, नो नो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरीके से आगे हम देखें d इज इक्वल टू, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू, a तो क्या है 10, फिर नॉट इक्वल टू 5। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 10 जो है वो नॉट इक्वल टू है 5 के, 10 जो है वो नॉट इक्वल टू है 5 के। तो आपको भी सही, ये बात सही कह रहा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और ट्रू किस में स्टोर हो जाएगा, डी में स्टोर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सी प्लस प्लस में तो सर ट्रू को 1 कहते थे और फॉल्स को 0 कहते थे, वहां पर इंटीजर लेते थे। हाँ, वहां पर सी प्लस प्लस के अंदर बूलियन डेटा टाइप नहीं था, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे, ठीक है। E इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, मतलब 10 ग्रेटर देन 5। ये कह रहा है कि 10 जो है वो ग्रेटर है 5 के, तो आप कहोगे ये बात सही है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें f इज इक्वल टू ए लेस देन, ए मतलब 10 लेस देन बी, बी मतलब 5, 10 लेस देन 5। ये कह रहा है 10 जो है वो लेस देन है 5 के, 10 जो है वो छोटा है 5 से, तो आप कहोगे ये सिर्फ फॉल्स है। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें z इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू b, a क्या है 10 है, ग्रेटर देन इक्वल टू b, b क्या है 5 है। तो आप यहाँ पर कह रहे हो 10 जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 5 के, तो आप कहोगे 10 जो है वो पहले देखिए ग्रेटर देन, यस 10 जो है वो ग्रेटर देन है 5 के, और फिर चेक किया क्या 10 इक्वल टू 5 है, नहीं 10 इक्वल टू 5 नहीं है। तो दोनों में से एक बात सही है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से आगे देखें h इज इक्वल टू भाई a लेस देन इक्वल टू b, 10 लेस देन और इक्वल टू b, b क्या है 5। तो आप देखो 10 लेस देन 5 है, नहीं 10 इक्वल टू 5 है, सॉरी 10 लेस देन 5 है। आप कहोगे नहीं 10 जो है वो लेस देन 5 नहीं है। फिर देखा क्या 10 5 के इक्वल है, नहीं है। तो दोनों ही बातें गलत है, दोनों में से एक भी बात सही है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब जब आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हो, आपने यहाँ पर प्रिंट किया c इज इक्वल टू सी की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, फॉल्स। d इज इक्वल टू d की वैल्यू, तो d इज इक्वल टू क्या प्रिंट होगा, ट्रू। e इज इक्वल टू e की वैल्यू ट्रू, f इज इक्वल टू फॉल्स, g इज इक्वल टू ट्रू, h इज इक्वल टू फॉल्स। लेट्स चेक इट आउट। मैंने इसको सेव किया, कंट्रोल मोड का मतलब यही तो, क्या करो बेटा, सर मोड का मतलब ये तो होगा कि एक बार उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, एक बार नेगेटिव में आएगी। एक बार पॉजिटिव में आएगी, एक बार नेगेटिव में, किसकी, ये जो आपने लिया है ना, ये d इक्वल्स टू a mod इक्वल टू b, e इज इक्वल टू ऊपर वाला d वाला सर, डी, ए नॉट इक्वल टू वाला क्या, नॉट इक्वल है, हाँ ठीक है सर। यही तो बोल रहे हो आप, नहीं सर आगे समझ में, हाँ हाँ यही बोल रहे हो ना। सर
क्या पूछना चाह रहे हो आप, पूछो तो सही। सर इसी का नहीं पूछ सर, रहा है आगे वो, उसको ये मोड वाला लगा, नोट की जगह ये मोड वाला लगा उसको, ये मोड का पूछ रहा था। ये हाँ नहीं, ये जो एक्सप्रेशन है ना, डी नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, हाँ हाँ, इसमें इसमें नॉट इक्वल मोड की जगह लगा, तो उसका पूछ लिया। सर मुझे नॉट इक्वल की जगह मोड मोड सुना, इसलिए पूछा था। अच्छा मोड नहीं, नॉट इक्वल टू है, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। सेव आपने फोल्डर बना रखा है ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम नेम से, ये रहा। आपने जो है ना वो जावा प्रोग्राम नेम से फोल्डर बना रखा है, यहाँ से सेव एज फाइल में होल्ड फाइल कर देंगे। यहाँ पर आपने क्लास का नेम क्या ले रखा है, एम, तो यहाँ पर लिखेंगे एम डॉट जावा। किस फोल्डर के अंदर सेव करना है, जावा के अंदर, तो जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर है अपने बना रखा है। इसके अंदर आपने देखो सेव एज टाइप में आपको हमेशा यहाँ से ऑल फाइल करना है, ध्यान रखना। अगर मान लो सपोज करो आप नहीं करते हो, तो ये कैसे सेव हो जाएगा, सेव एज टाइप डॉट टीएक्सटी, मतलब आपने जब लगाया एम डॉट जावा, आपने जब लगाया एम डॉट जावा, तो ये सेव होगा एम डॉट जावा डॉट टीएक्सटी। इसलिए आपको यहाँ से सेव एज कर देना ताकि डॉट जावा में ही सेव हो। सेव हो गया, आपका प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम को कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। सीएमडी ओपन कर लेना अपने को, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब आपका ई ड्राइव के अंदर प्रोग्राम पड़ा है, तो अपन को क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ई ड्राइव के अंदर जाना है। ई ड्राइव के अंदर जाने के लिए ई कोलन लिखेंगे, एंटर, ई ड्राइव के अंदर चले गए। अब आपको आपका प्रोग्राम ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर है, तो आप लिखाएंगे चेंज डायरेक्टली, मतलब सीडी, और फिर क्या लिखोगे, जावा प्रोग्राम, जिस नेम से भी आपने फोल्डर बना रखा है वो दोगे। अब आप उस फोल्डर के अंदर आ चुके हो। अब आपको प्रोग्राम को कंपाइल करवाना है, तो कंपाइल करवाने के लिए जावा सी कंपाइलर का यूज करेंगे। जावा के अंदर जो कंपाइलर है उसको जावा सी कंपाइलर कहते हैं। फिर फाइल का नेम क्या है, आपने फाइल सेव की है एम डॉट जावा से, तो एम डॉट जावा फाइल को क्या करना है, कंपाइल करना है। जैसे ही आपने एंटर किया, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देखिए आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो एम डॉट जावा जो ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम फोल्डर में पड़ी है, तो वहां पर एक फाइल और बन चुकी है एम डॉट क्लास से, एक फाइल और बन गई वहां पर एम डॉट क्लास से, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। अब आप उस बाइट कोड को रन कराओगे, आप किसको रन कराओगे, बाइट कोड को। तो चूंकि बाइट कोड भी कहां पर पड़ा है, एम डॉट क्लास फाइल भी कहां पर बनी है, आपकी इसी फोल्डर के अंदर है, तो इसी फोल्डर से उस बाइट कोड को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवा देंगे। एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम जावा कमांड का यूज करेंगे, जावा इंटरप्रेटर का यूज करेंगे, और उस फाइल का नाम, अब यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे एग्जीक्यूट का एम डॉट क्लास, सिर्फ क्या लिख देंगे, नाम लिखेंगे एम, और एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है, c is equal to false, b is equal to true, e is equal to true, f is equal to false, g is equal to true and h is equal to false। क्लियर है? सर दिखाई नहीं दे रहा, व्हाइट आ रही है स्क्रीन। क्या हुआ? सर दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा दिखाई नहीं कुछ दे भी। रहा, स्क्रीन व्हाइट आ रही है। कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा? नहीं सर सर। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता ही है ना, स्क्रीन है ना इनविजिबल हो जाती है सर, वहीं पॉज हो जाती है, नहीं दिखती। नहीं, अब दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर अब दिख रहा है। अच्छा, स्क्रीन बड़ी करने पर नहीं दिखता क्या आपको? नहीं सर, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते तो बड़ी स्क्रीन करते तो सर वहीं रुक जाती है स्क्रीन, चलती नहीं है फिर। ओके ओके, अब क्लियर दिख रहा है क्या आपको? यस हाँ सर। सर। हाँ, तो बच्चों इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं। अब दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। सर यस सर। हाँ सर सर इसमें कोई दिख रहा दिक्कत है आपको, रिलेशनल ऑपरेटर में कहीं कोई प्रॉब्लम? है। नो सर। क्लियर है? यस सर। ओके, कर लोगे इसको? यस सर। यस सर।
तो ये हमने जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया। अगला जो ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। अगला ऑपरेटर कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेटर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ है कि दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन ओनली ऑन बूलियन ऑपरेटर्स। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ किस पर काम करता है? बूलियन ऑपरेंड्स पर काम करता है। बूलियन ऑपरेंड्स का मतलब ये लॉजिकल हमेशा ट्रू और फॉल्स पर ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपने आगे देखा कि ये बूलियन ऑपरेंड पर काम करता है। देयर रिटर्न वैल्यू आर ऑलवेज बूलियन, और ये रिटर्न भी क्या करता है? हमेशा बूलियन वैल्यू, मतलब ट्रू और फॉल्स में ही आपको क्या देगा? ये आउटपुट देगा। ठीक है। अब आगे अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो ये ऑपरेटर आपने देख ही रखे हैं। ये कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल ऑपरेटर है। ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहते हैं। और लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये कहता है कि जब दोनों वैल्यू क्या होगी, जब दोनों तरफ क्या होगा? ट्रू ट्रू होगा, तभी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। दोनों तरफ, इधर भी ट्रू और राइट साइड में भी ट्रू है, तभी रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। अदरवाइज रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। और बूलियन और क्या कहता है? बूलियन ये कहता है कि जब दोनों तरफ फॉल्स है, जब दोनों तरफ क्या है? फॉल्स है, तभी रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज हर जगह रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। बूलियन और ये लॉजिकल और ये कहता है, ये कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल और ऑपरेटर है। लॉजिकल और ऑपरेटर ये कहता है कि जब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ फॉल्स हो, तभी रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। उसके बाद में ये जो ऑपरेटर है इसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कहते हैं। और ये क्या करता है? हमेशा ट्रू को क्या कर देगा? ट्रू को क्या करेगा? फॉल्स कर देगा। और फॉल्स को क्या करेगा? ये ट्रू कर देगा। मतलब ये हमेशा क्या करता है? रिवर्स करता है। क्या करता है? ये हमेशा रिवर्स करता है। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये आपके 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इसने एक एग्जांपल ले रखा है। अभी आप इसको भूल जाए कि यहाँ पर कुछ लगा हुआ है या नहीं है, सिर्फ यही मान लीजिए क्लास है। इसने यहाँ पर क्या बना रखी है? इसने देखो, मैं आपको इफ एल्स के एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने इफ एल्स डिस्कस नहीं किया है। हालांकि आपने इफ एल्स पढ़ रखा है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भी आपने ये मेन फंक्शन ले रखा है। यहाँ पर आपने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया ans नाम से, जिसके अंदर y कैरेक्टर स्टोर करवा रखा है। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल काउंट लिया जिसमें 1 स्टोर करो। अब आपने इफ कंडीशन लगाई, इफ आंसर इज इक्वल टू 1। इफ आंसर इज इक्वल टू क्या है? y कैरेक्टर के इक्वल है। मतलब अगर आंसर की वैल्यू किसके इक्वल है? y कैरेक्टर के इक्वल है। और साथ में क्या लगाया इसने? ये इसने गलत दे दिया। यहाँ पर इसको लॉजिकल एंड देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था? लॉजिकल एंड देना चाहिए। अब ये क्या है? यदि आंसर की वैल्यू y कैरेक्टर के इक्वल है, तो आंसर में क्या है? देखो y है, तो पहली बात तो सही होगी कि यदि आंसर की वैल्यू y के इक्वल है तो ये बात तो क्या है? ट्रू है। दूसरा चेक किया कि क्या काउंट की वैल्यू, अगर काउंट की वैल्यू 0 के इक्वल है, आपको पता है कि यहाँ पर हमने काउंट में क्या ले रखा है? 1 है। तो यहाँ पर तो 1 हो गया कि क्या 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये बात क्या होगी? गलत होगी। इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या मिल गया? फॉल्स मिल गया। तो आप देख रहे हो कि एक जगह ट्रू है और एक जगह फॉल्स है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो इफ के अंदर अगर फॉल्स है, अगर इफ वाली कंडीशन क्या है? ये ऑल ओवर यहाँ से अपन को क्या मिला? फॉल्स मिला। इसका मतलब इफ से हमें क्या मिल रहा है? फॉल्स मिल रहा है। तो अगर इफ के अंदर दी गई कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। दूसरी तरफ चले, चेक किया क्या अंश की वैल्यू y कैरेक्टर के इक्वल है? यस, y कैरेक्टर के इक्वल है। क्या काउंट की वैल्यू 1 के इक्वल है? यस, काउंट में 1 ही है और 1 1 के इक्वल है। इस बार ये दोनों कंडीशन क्या है? ट्रू है। और आपको पता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो लॉजिकल एंड क्या देता है? ट्रू रिजल्ट देता है। इसका मतलब इस बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और क्या प्रिंट करेगा? काउंट इज 1। इस बार क्या प्रिंट करेगा? ये काउंट इज 1। इसके अलावा एक और देख ले, क्या अंश की वैल्यू y के इक्वल है? यस, अंश की वैल्यू y के इक्वल है। क्या काउंट की वैल्यू 2 के इक्वल है? नहीं, काउंट के अंदर तो 1 है, तो 1 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी क्या है? फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपका सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, 20 वाला। कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? 20 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये हुआ आपको जो रिजल्ट मिलेगा,
आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, काउंट इज 1 मिलेगा, काउंट इज 1 मिलेगा। क्लियर है ये बात? यस और नो? यस सर। हाँ, उम्मीद Yes, sir. करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी वीडियो मुझे समझ में नहीं है सर। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको सी शार्प की क्लास का जो शेड्यूल है वो भेज दिया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है